हाय वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आया हुआ है और CN नंबर है 4/2024। तो ओपनिंग जो है एप्लीकेशन का वो है 17 अगस्त से। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाइएगा 17 अगस्त से। और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 16 सितंबर। और जो मॉडिफिकेशन है आप एप्लीकेशन में वो कर सकते हैं 17/9 से लेके 26/9 तक। तो जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 16/9/24 को रात के 12 बजे से पहले तक में सबमिट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और कितना सीट है। तो फर्स्ट देख लीजिए डाइटिशियन का पोस्ट है, इसमें भी लेवल 7 है। और ये आपका इसमें एज जो है 18 to 36 है। टोटल वैकेंसी 5। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट दिया गया है लेवल 7 में, ठीक है। और इसका भी पे लेवल 7 ही है। अपना लोगों का जो है वो स्टाफ नर्स का पोस्ट यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से निकाला गया है। तो इसका टोटल जो सीट है 713 और एज लिमिट 20 to 43 है। और मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 C2 V1 V2, ये सब उनका अपना पैरामीटर है। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल जांच जो होगा, सिलेक्शन होगा, उसका इंटरव्यू, दैन वो लोग मेडिकल के लिए बुलाते हैं तो उसमें उन लोगों का अपना स्टैंडर्ड है। उसके अनुसार C1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। और सारे पोस्ट का देख लीजिए, ऑडियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन है। और हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर का भी पोस्ट दिया गया है, देख लीजिए इसमें 126 सीट है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है 27। फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है 20। कैथ लैब टेक्नीशियन का है, फार्मासिस्ट भी है और रेडियोलॉजिस्ट का भी है पोस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट का है, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिक ECG टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 और फील्ड वर्कर। तो इतना टोटल 20 पोस्ट, अप्रॉक्स 20 पोस्ट के लिए निकाला गया है। और जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 1376 है। और इसमें 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका दिया गया है कोविड पेंडेमिक की वजह से। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिए। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करना है और आपको जो प्रोसेस है वो अपना देख लेना है। और अगर आपका रिज़ल्ट उससे पहले आ रहा है या आपका प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है तभी आप लोग फॉर्म भरें, नहीं तो फिर आप आगे चल के आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें छांटा भी जा सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख लीजिएगा, वो आपका बाद में दिखाया गया है क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कैंडिडेट जो भी हैं वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, जो भी एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ देख लें। और जो SC ST OBC EWS या EBC स्टेटस क्लेम कर रहे हैं तो उनको भी अपना जो है क्लोजिंग डेट से पहले का बनवा लेना है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस है वो मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करेगा तभी होगा। बहुत लोग मेडिकल में भी छटाते हैं, तो जो आप लोग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा जिस कैटेगरी के हैं उसमें आप लोग फिट हैं तभी फॉर्म भरें, नहीं तो बेकार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिटर्न निकल जाएगा, आगे चल के मेडिकल में आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप लोग उस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लीजिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तभी जाके फॉर्म भरें। तो एज लिमिट जो काउंट होगा वो 1/1/25 से काउंट होगा। तो लोअर और अपर लिमिट भी दिया हुआ है, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें कितना एज लिमिट है। और सिलेक्शन जो होगा वो RRB का वो CN में दिया हुआ है। तो आप लोग RRY जो RRB है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे RRB का जो है वो वैकेंसी एक साथ है। तो इसमें जो आप जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ एक RRB को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही RRB में आपका जो रिज़ल्ट है वो अलॉट किया जाएगा। तो जो भी है आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले और ईमेल ID होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपका कम्युनिकेशन किया जाएगा जो भी फर्दर होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के वक्त आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना होगा, कोई अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालना होगा। और इसमें आपको जो भी डिटेल्स वो अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि उसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो करेक्शन नहीं किया जा सकता है। तो और उसमें जो भी है मोबाइल नंबर और ईमेल ID वो सही भरिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जब आप ऑनलाइन सबमिशन हो जाता है फॉर्म का तो अगर आगे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आपका हो जाएगा, बट इसके लिए आपको 250 रुपीज़ लगेंगे। जितना बार आप करिएगा उतना बार 250 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और ये डेट 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप लोग ये सब जो मॉडिफिकेशन है वो कर पाइएगा। और 26 सितंबर के बाद आप
कोई भी चेंजिंग कराना चाहिएगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, और 1:1 रेशियो में आपको जो है वो बुलाया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट होगा वो सीबीटी बेसिस पे होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स किया जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा और डिफरेंट सिटीज़ में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स अप्लाइड होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो भी पास आउट होंगे उसका लिस्ट पहले पब्लिश होगा, देन आप डीबी में जाइए, उसके बाद जस्ट 1-2 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुला दिया जाएगा। अगर सब कुछ फिट रहा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोग आ जाएंगे, देन आपके घर पे भेजा जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 मार्क्स जो है एवरी रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा। और जो बैंड आइटम है वो जनरली सारे एग्जाम में बैन होते हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं लेके जाना चाहिए। और बाकी जो है अगर चेंज कराना चाहेंगे आप लोग एग्ज़ाम सेंटर तो वो अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या है। फॉर टाइमली अपडेट्स आप लोग को साइट पे विजिट करते रहना होगा। कुछ देख लीजिए, जनरल रिस्ट्रिक्शन है, जो भी स्टेज से रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो प्रोविजनल है, किसी भी स्टेज पे आपको हटाया जा सकता है अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए पढ़ने से पहले। आगे हम लोग मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड को देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आपको डीवी में बुलाए जाएंगे उनको मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। तो इसमें अगर आप लोग सही पाए जाते हैं तो आपको आगे कंसीडर किया जाएगा। बाकी अगर आप मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो आपको फाइनल लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी। तो इसमें मेनली फिजिकल टेस्ट होता है, और इसमें आपको जो है देखिए B1 कैटेगरी में चाहिए आपको क्या चीज़ चाहिए, C1 और C2 में। तो जनरली जो देख लीजिए ये स्टैंडर्ड आपका आई वगैरह ठीक है, इस पैरामीटर में आप लोग आते हैं तो आप लोग आगे जाइए, आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जहाँ जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, बट इतना चीज़ आपको फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, तो ये नेशनलिटी होना चाहिए इंडियन, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। एज लिमिट जो है लोअर और अपर लिमिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा 1/1/25 से। डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जो लोअर लिमिट है बर्थ का वो है 1/1/7 से जो है बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। और जो ये UR EWS का 92 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सब अपना कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग ये सब देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी वो अपने आप पर अप्लाई करके देख लीजिएगा। और बाकी जो SC ST और OBC वगैरह को एक्सर्वेशन वगैरह को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सब आपको मिलेगा ही। तो और फीमेल कैंडिडेट है तो उनको भी 35 ईयर्स तक आप लोग भर सकते हैं। तो आगे जो देख लीजिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है रखा गया है, एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो कितना है। तो सारे कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट कुछ कैंडिडेट को छोड़ के जो है 500 आपका है एग्ज़ाम फ़ी, और आपका 400 जो है वो CBT के बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो 500 आपको देना है, बट 400 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएगा एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद। और जो कैंडिडेट SC ST है, एक्स सर्विसमैन है, PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, EWS वगैरह हैं, तो सबको देना है 250 रुपीज़। जो फ़ी होगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आप CBT में अपीयर होइएगा। तो यानी समझ लीजिए एक तरह से कि ये फीमेल और इतने कैटेगरी के लोगों को पूरा का पूरा पैसा CBT में अपीयर होने के बाद रिफ़ंड कर दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये रिफ़ंड होता है। तो जो मोड ऑफ़ फ़ी पेमेंट है वो तो ऑनलाइन मोड में होगा, और माइनॉरिटीज़ वगैरह को है वो कुछ एफिडेविट देना होगा। और EWS वगैरह को भी जो फैमिली इनकम है वो 7 लाख से नीचे होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट वगैरह है उनको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए। तो जो भी होगा रिफ़ंड होगा एग्जामिनेशन का वो आपका जो जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया है जस्ट उसी पे हो जाएगा। तो जो भी है आप लोग सही बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल भरिएगा ताकि आपका रिफ़ंड अच्छे से आ जाए। तो वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, वर्टिकल रिजर्वेशन भी लागू किया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिए कितना पोस्ट है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस अनुसार अपना फॉर्म भरें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जो एक्स में कोटा भी है इनमें। और आगे देख लीजिए जो PWBD है वो भी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। और अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC जो है वो बनवाना ही पड़ेगा। NOC के बगैर आप DB में नहीं जा सकते। अगर DB में आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप नहीं लेके जाते हैं और अभी आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो लोग अभी ये फॉर्म भरने वाले हैं और अभी जॉब कर रहे हैं तो वो अभी फ़िलहाल फॉर्म भरने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अपने एम्प्लॉयर को कि आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो
आपको जो है वहाँ से एनओसी प्रोवाइड किया जाए। तो एनओसी अभी भी नहीं भी लीजिएगा, मगर इन्फॉर्मेशन आपको दे देना है, क्योंकि एनओसी जो है वो तभी देंगे जब उनको पता रहेगा कि आपने उनसे परमिशन लेके फॉर्म को भरा है, नहीं तो आगे चल के वो एनओसी देने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, जो भी जॉब में है अभी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हम रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, और अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तो आगे चल के आपको डीवी के टाइम में एनओसी वो लोग देने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी प्रॉब्लम हो सकता है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और जो डेट होगा सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो फर्दर जो है इंटीमेट किया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिंगल सीबीटी बेसिस पे होगा 90 मिनट्स का, और जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, और 120 मिनट मिलेंगे पीडब्ल्यूबीटी के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन फॉर्मेट देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है जो भी क्वेश्चन पेपर है, और जो ड्यूरेशन है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्सिंग वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने अपलोड करके रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और सीबीटी टेस्ट जो होगा उसमें देख लीजिए प्रोफेशनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन होगा, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, जनरल अरिथमेटिक और इंटेलिजेंस रीजनिंग से 10 मार्क्स, और जनरल साइंस से 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का। तो सफिशिएंट टाइमिंग है, और आप लोग सही से करके जाते हैं तैयारी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और कट ऑफ्स वगैरह जो है वो 70 प्लस ही रहता है, 70 से 75 के बीच में जो रहता है जनरल का कट ऑफ। तो आप लोग उस अनुसार देख लीजिए, अगर आप लोग अच्छे से तैयार हैं, और आगे चल के भी तैयारी का टाइम मिलेगा ही, अभी तो फॉर्म सिर्फ फिलअप हो रहा है, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप करिए। और नेगेटिव मार्किंग भी है, और साथ में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उस अनुसार आप लोग बनाइए। जितना एक्यूरेट रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स आपका रहेगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आपका कम से कम यूआर के लिए 40% चाहिए, ओबीसी एसटी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। बेस्ड ऑन जो होगा सीबीटी उसमें 1:1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मांगे जाएंगे, और कोई एडिशनल टाइम है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को निकाल के अभी रख लीजिए। जो कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट होगा उसमें सीबीटी का मार्क्स और जो डीवी है उसको कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, तीनों चीज़ रिक्वायर्ड होंगे। तो अपॉइंटमेंट जो होगा वो होगा फिटनेस टेस्ट को पास करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसी के अनुसार जो सक्सेसफुल कैंडिडेट को जो है जोनल वाइज आपको जो दिया जाएगा आपका पोस्ट। तो कैंडिडेट को जो है कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना है, और उनको अपना जो है डाउनलोड कर लेना है सिटी और डेट इंटीमेशन का इक्वल लेटर जो अब आएगा, तो उसको डाउनलोड करके जो रिक्वायर्ड सेंटर है वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में अपियर हो जाना है। और नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स इसमें अप्लाइड होगा, और डीवी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल में लेके जाना होगा। तो कैंडिडेट को कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन जाके 17 से आप लोग जाके वहाँ से लिंक रहेगा अवेलेबल, वहाँ से जाके भर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको स्कैन कॉपी में रखना है, उसको अपलोड करना होगा फॉर्म भरने के टाइम में। तो इसमें देख लीजिए कितने आरआरबी हैं, आप जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिएगा वहाँ का कर सकते हैं। फिर बिहार में है मुजफ्फरपुर और पटना, और बाकी जगहों का भी है। तो आप जब भरने लगिएगा तो एक आरआरबी आपको सिलेक्ट करना होगा। आप लोग देख लीजिए अपने स्टेट में करना है कि दूसरी जगह करना है, जहाँ भी करना हो वो एक जगह आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट लिस्ट के बाद वहाँ आरआरबी से, वहाँ जो सिलेक्ट करिएगा उस आरआरबी से ही कंसीडर किया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन हो गया, और इक्वल लेटर जो है आगे डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और अनफेयर प्रैक्टिसेस में है तो आपका मेजर कैंसिल होगा। हम लोग देख लेते हैं सीबीटी है, और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है हर एक पोस्ट के लिए। तो देख लीजिए, पहले है पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का लेवल 7 है, और जो ग्रेड पे है 44,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C1, लोअर एज 20, अपर एज 43। तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 3 इयर्स का GNM या फिर BSc नर्सिंग, जो कि रिकॉग्नाइज्ड INC से होना चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। नेक्स्ट कार्डियक टेक्नीशियन है, इसका लेवल 4 है, इसमें 10+2 होना चाहिए, और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसमें ECG, होल्टर और TMT का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। जो भी ECG में ट्रेंड होंगे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेवल 7 है, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का या सोशल साइकोलॉजी का। ECG टेक्नीशियन देख लीजिए, इसमें आपको 10+2 होना चाहिए, और ECG जो है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए या कार्डियोलॉजी में या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में। तो
इतना कुछ चाहिए। और फील्ड वर्कर हैं तो आपको 10+2 होना चाहिए बायोलॉजी या केमिस्ट्री से। हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए देख लीजिए BSc होना चाहिए, और केमिस्ट्री जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्शनल में होना चाहिए। और साथ में किसी भी ब्रांच से आपको केमिस्ट्री में आपको रहना ही होगा। और 1 साल का जो डिप्लोमा है हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर का, और 1 साल का जो है आपको NTC का जो है वो ट्रेनिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट ग्रेड 2 का, इसमें 10+2 होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन DMLT होना चाहिए, या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब का। और जो ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए वो 1 साल का होना चाहिए, और आप फुल टाइम में ये कोर्स किए हैं तो आपको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है परफ्यूजनिस्ट का, इसमें BSc डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और BSc और 3 साल का कार्डियो पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन में आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 का है, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में। रेडियोग्राफर का है और एक्सरे टेक्नीशियन का, जिसमें 10+2 होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और साथ में डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में 2 साल का कोर्स होना चाहिए। और जो भी है डिप्लोमा इन जो है इनको प्रीफर किया जाएगा, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और एक्सरे टेक्नीशियन को। फार्मासिस्ट का भी पोस्ट है 10+2 होना चाहिए, और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट जो एक्ट के अनुसार है उनका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए B फार्मा या D फार्मा, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी BSc होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस, या फिर 2 इयर्स का जो है इन हाउस ट्रेनिंग होना चाहिए एक्सपीरियंस हीमोडायलिसिस वर्क में। ऑप्टोमेट्रिस्ट है, इसमें BSc इन ऑप्टोमेट्री है, और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन है वो भी होना चाहिए। लेबोरेटरी स्टूडेंट का देख लेते हैं, BSc विथ बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस, या BSc विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर आपका BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट है, इसमें डिग्री होना चाहिए आपका बायोलॉजी से, और जो डिप्लोमा है वो डेंटल हाइजीनिस्ट का होना चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट। डाइटिशियन का कोर्स दीजिए BSc ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डाइटिस्ट। और कैथ लैब लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए BSc और डिप्लोमा चाहिए, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 10+2 साइंस में और जो डिप्लोमा होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच टेक्नीशियन बैचलर इन ऑडियोलॉजी और स्पीच पैथोलॉजी, ये देख लीजिए, ये डिग्री आपके पास है तो आप भर सकते हैं। फिजियो स्पीच थेरेपिस्ट में BSc एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो देख लीजिए RRB वाइज जो है, जो रीजनल सेंटर वाइज जो है वो आपका दिया हुआ है। अहमदाबाद में कितना चीज़ का पोस्ट है, कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, ये सारा कुछ है। आप लोग अपना जिस RRB में भर रहे हैं वहाँ पे देख लीजिए कितना आपकी वैकेंसी है कि नहीं। ये नहीं कि आपकी वैकेंसी ही नहीं हो आप उस रीजनल सेंटर से भर लें। तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे रीजनल सेंटर वाइज देख लीजिए, और जहाँ पे आपको लगे कि आप भर सकते हैं वो ठीक है। बाकी यहाँ पे उन्होंने जो है वो बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस भी दे के रखा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए थ्रू आउट आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। और कॉमन जो होगा वो सब लोगों के लिए जनरल एथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस रहेगा ही रहेगा। और ये कुछ फॉर्मेट है SC/ST कैंडिडेट्स का, और ये OBC नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन एक है, और एक एसेट EWS वाले लोगों के लिए है, और EBC के लिए है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप पे अप्लाइड होती हैं, तो आप इसको भी भर के रखेंगे। तो जिन लोगों को भरना है आप लोग भरना चालू कर दीजिए फॉर्म। अभी तो 1-2 दिन बाद से फिलअप होगा, तो अगर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।